एक्सरसाइज 3 में कुछ सवाल टिक कराए थे। कौन कौन सा सवाल था? करके आए हो? सॉल्व करके आए हो? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 14। दो ही तरीके से PV इक्वल टू एनआरटी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रेशर को ले रहे हो आप एटमॉस्फेयर यूनिट में, तो वॉल्यूम को आपको लेना होगा लीटर में, आर का वैल्यू लेना होगा 0.0821 और इसका यूनिट होता है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में एंड n इज द नंबर ऑफ मोल्स। या तो इस तरीके से यूज करोगे, या प्रेशर को अगर आप ले रहे हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या बोलो पैस्कल में, तो वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा मीटर क्यूब में। उस केस में आपको आर का वैल्यू लेना है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन एंड बाकी दोनों सेम चीज, टेम्परेचर इन केल्विन, n इज द नंबर ऑफ मोल। यही दो तरीके से आप PV इक्वल टू एनआरटी को यूज कर सकते हो। 14, 15 आज एक कहां गायब है? बाहर गई है, कोटा के बाहर। 14, 15, 16, 17, 18 ppm तो बताया थे ना। ppm इज मास ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solution into 10 की पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर बिलियन कर दिया तो 10 की पावर 9, 19, 20, 21 हो गया, 22, 23, 22 डाउट है। 22 डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड determine the volume of a diluted nitric acid. Density is 1.11 gram per ml and it is 19 W by V percent HNO3. Volume that can be prepared by diluting with 50 ml of concentrated HNO3. Determine the volume of diluted nitric acid that can be prepared by diluting with 50 ml of concentrated HNO3, 1.42 gram per ml and 69.8%. Diluted with water. 50 ml. ओके। सवाल ये कह रहा है कि आपके पास 50 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का एक सोल्यूशन है जिसका डेंसिटी 1.42 ग्राम पर ml है और जो 69 W by V % स्ट्रेंथ वाला है। इसमें हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम सोल्यूशन का V ml हो जाता है, लेकिन इसका डेंसिटी 1.11 ग्राम पर ml होना चाहिए एंड इट शुड बी 19 W by V % ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड जिसका डेंसिटी और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग विथ वाटर 50 ml ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिवन। तो इस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, तो इतने तक जाने में इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, ये सवाल पूछ रहे हैं।
HNO3 है, 50 ml ऑफ द HNO3 जिसका डेटा ये दे रखा है वो 50 ml है। उसमें कितना वॉल्यूम हम लोग वाटर मिला रहे हैं ये भी नहीं पता, लेकिन फाइनल वॉल्यूम अगर डाइल्यूटेड का V हो रहा है तो उसका ये सिचुएशन होना चाहिए। दिस इज द डाइल्यूटेड वन। कोई बात नहीं, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट तो हर जगह बराबर ही रखेंगे ना, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट तो हर जगह बराबर ही रखेंगे। मान लेते हैं कि ये 50 ml था, 50 ml दे ही रखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 69 विल बी इक्वल टू मास ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, 50 ml इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100 इज W/V% स्ट्रेंथ। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि M विल बी इक्वल टू 69/2, M विल बी इक्वल टू 69/2। मास पता चल गया तो मोल्स कितने हो गए, 69/2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट 48, 1 और नाइट्रोजन का 14, 8 for 12, 13, 3, 1 और हैंड 4, 5, 6, 63। That means 69 upon 126. This is the moles of HNO3। हम लोग चूंकि पानी मिला है तो यहां पर भी मोल्स कितना होना चाहिए HNO3 का, मोल्स ऑफ HNO3 यहां पर भी उतना ही होना चाहिए, 69 upon 126। क्लियर, मोल्स पता चल गया। ओके, डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी का क्या रोल है, $69W/V%। 60 और भी कोई दूसरा सल्यूट है क्या इसमें, नहीं, W/V% HNO3 दे रखा है, तो सोल्यूशन का डेंसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। मास ऑफ HNO3 तो उतना ही होगा, 69 upon 126 into 63, दैट इज 69/2। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम VmL मान लिए, तो 69/2 डिवाइडेड बाई V into 100 should be equal to 19। mass upon volume, नया वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन will be equal to 19, so V will be equal to 69.8 है ये। तो 69.8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 19, दिस मच ml विल बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। तो 69.8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, फिर डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू दिस इंटू 100। आंसर कितना दे रखा है, 183.68 आ रहा है। आंसर कितना है, 183.68। तो यहां पर देखो, यहां पर जो डेंसिटी सोल्यूशन का दे रखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि इस सोल्यूशन में HNO3 के अलावा और भी कोई दूसरा सोल्यूट मौजूद हो, तो सोल्यूशन में अगर एक से ज्यादा अगर सोल्यूट मौजूद है तो उसका डेंसिटी गिवन है। लेकिन हमारे पास HNO3 रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन था, W/V%, तो हम लोग W/V% को लेते हुए हम लोग सवाल को सॉल्व कर दिए। क्लियर है, अब बताइए 22, 23, 24, 24, 25, डाउट, नो सर। इसके आगे कौन सा बताए थे सवाल, एक्सपेरिमेंटल मेथड के सारे बोले थे क्या, सारे टिक कराए थे, ठीक है बताओ। 26 हो गया, 27 डाउट है,
0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सरसाइज 4.3 है और क्वेश्चन नंबर है 27. 0.2 gram of organic compound was treated by Zeldal method. Zeldal method is for nitrogen, and the resulting ammonia was passed through 50 cc of M/4, 1/4 molar H2SO4. The residual acid was found to require 40 cc of M/2 for neutralization. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसमें 0.2 ग्राम इसका टोटल मास था. इसके जितने भी नाइट्रोजन थे जेल्डाल मेथड करके उस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया गया. फिर इस अमोनिया को ट्रीट किया गया H2SO4 से. तो अमोनिया को ट्रीट करोगे H2SO4 से तो ये बनेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, मतलब कि 2NH3 विल रिएक्ट विथ H2SO4 टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट. बैलेंस्ड है, 6 2 8 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, ठीक है, बैलेंस्ड. लेकिन हम लोग यहां पर H2SO4 कितना लिए थे? हम लोग लिए थे 50 ml 1/4 मोलर. रिमेंबर 1 cc इज 1 ml. 50 ml ऑफ 1/4 मोलर H2SO4 लिए. लेकिन ये पूरा का पूरा एसिड इस्तेमाल नहीं हुआ, कुछ एसिड बच गया. द लेफ्ट एसिड M/4 मतलब क्या? 1/4 कैपिटल है. लेफ्ट H2SO4 was then treated with NaOH. NaOH के साथ ट्रीट किए, ऑब्वियसली Na2SO4 प्लस ऑफ वाटर बनेगा. ये इसका दो बैलेंस है H2SO4 प्लस NaOH. तो NaOH का इस्तेमाल कितना हुआ? 40 ml 1/2 मोलर. 40 ml 1/2 मोलर. तो डेफिनेटली कितना मिलीमोल इस्तेमाल हुआ इसका? 20. मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 1/2 इंटू 40 20 मिलीमोल. 2 1 के साथ रिएक्ट करता है तो 20 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 10 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेगा. तो डेफिनेटली 10 मिलीमोल ऑफ द H2SO4 इज लेफ्ट. How much was taken? Taken was 50 into 1/4. That is 25/2, which is 12.5. 12.5 मिलीमोल लिए थे और 10 बच गया. जो बचा था उसी को NaOH के साथ ट्रीट कर रहे. तो यहां रिएक्ट कितना किया? रिएक्ट किया 2.5 मिलीमोल. रिएक्ट किया 2.5 मिलीमोल. 1 मिलीमोल 2 के साथ रिएक्ट करता है तो 2.5 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 5. डेफिनेटली अमोनिया का मिलीमोल जो बना है वो 5 मिलीमोल बना है कि नहीं? 5 डिवाइडेड बाई 1000 कर दिए, इतना मोल अमोनिया है. अब हम लोग POAC ऑन नाइट्रोजन करेंगे. यहां जितना नाइट्रोजन था अब वो नाइट्रोजन कहां पर है? अमोनिया में है. तो डेफिनेटली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 1 इंटू द मोल्स ऑफ अमोनिया. नाइट्रोजन का इंडेक्स 1. मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज 1 इंटू द मोल्स ऑफ अमोनिया. और इतने ही मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कहां? ऑर्गेनिक कंपाउंड में. 5/1000. तो मास कितना हो गया नाइट्रोजन का? 5/1000 इंटू 14. दैट इज 14 5 70/1000. सो इट इज 0.07. What will be the percentage of nitrogen? Percentage of nitrogen will be 0.07 divided by mass of the organic compound 0.2 multiplied by 100. तो ये यहां आ गया 250. 50 into 7 350 35%. क्लियर? $28. हो गया. 29 30. हाँ 31 हो गया. अब स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म 32 डाउट है? नो सर. 33 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 मोलारिटी इंटू 11.2 डिराइव किए थे. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन
तो 44.8 जो है वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, दैट विल बी इक्वल टू मोलारिटी इंटू 11.2, तो मोलारिटी कितना आ जाएगा 4, और डेंसिटी दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, मोलारिटी से मोल फ्रैक्शन कर लोगे 33, 34 का सेकंड वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 34, an oleum sample is labeled as 118%. So what do we mean by that? 100 gram of oleum will require 18 gram of water to give 118 gram of pure H2SO4. यही मतलब है, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल। तब ये जो 18 ग्राम का रिक्वायरमेंट है वो किसके लिए है, SO3 विल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म H2SO4। वाटर का रिक्वायरमेंट कितना हुआ 18 ग्राम मतलब कि 1 मोल विल रिक्वायर 1 मोल ऑफ SO3, मतलब कि इस 100 ग्राम में 1 मोल SO3 है, क्योंकि ये 18 ग्राम इसी के SO3 के साथ रिएक्ट करता है ना। तो 1 मोल SO3 माने 48 प्लस 32 दैट इज 80। समझ में आ रहा है? तो इस 100 ग्राम ओलियम में बोलेंगे 80 ग्राम जो है वो SO3 है, देयरफॉर 20 ग्राम जो है वो H2SO4 है। तो पहला बिट का आंसर हो गया 20 ग्राम ऑफ H2SO4। 100 ग्राम ऑफ द ओलियम विल कंटेन 20 ग्राम ऑफ द H2SO4। ये समझ में आया? क्लियर? अगला सवाल, maximum mass of H2SO4 that can be obtained if 30 gram of the sample is taken. Simply, if 100 gram has 80 gram SO3, so 30 gram oleum will have how much? 80 by 100 multiplied by 30. तो ये कट गया 4 4 times, 2 5 times, 5 6 times, that is 24 gram SO3। तो 30 ग्राम में 24 ग्राम, 30 ग्राम ओलियम अगर हम लेंगे तो उसमें 24 ग्राम क्या है SO3 है, तो डेफिनेटली इसमें 6 ग्राम जो होगा वो H2SO4 होगा। तो मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 विच कैन बी ऑब्टेन्ड इज, इसको कन्वर्ट कर, SO3 प्लस ऑफ वाटर विल गिव H2SO4। ये पूरा का पूरा 24 ग्राम अगर रिएक्ट करेगा तो कितना ग्राम मिलेगा H2SO4? तो 24 डिवाइडेड बाई 80 इज द मोल्स ऑफ SO3। 1 मोल गिव्स 1 मोल, सो हाउ मेनी मोल ऑफ H2SO4 वी विल गेट? 24 by 80 मोल्स ऑफ H2SO4। कितना मास मिलेगा? मल्टीप्लाइड बाई 98। दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बिकम 24 into 98 divided by 80, 29.4 ग्राम मिला H2SO4 इस रिएक्शन से, लेकिन पहले से कितना प्रेजेंट था 6 ग्राम। सो टोटल H2SO4 which we will get is 29 plus 4 plus 6 that is 35.4 ग्राम मैक्सिमम आपको मिलेगा H2SO4। क्लियर है? आगे भी कर दें, तीसरा भी। यूडियोमेट्री 35, 36 क्या हुआ सर, करके आए हो? हैं? तो कब करना है? आगे हम लोग अभी टॉपिक बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोगों को मर्ज करना है एक बैच में P1 के साथ। चलो जितने लोग करके आए वो तो बताओ। 35, 36 क्या क्या? इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क मतलब ऑक्सीजन है कि नहीं है?
अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क दे रहे हैं तो वो कंपाउंड अपने गैसियस एलिमेंट में ब्रेक कर जाएगा। जैसे अमोनिया में इलेक्ट्रिक स्पार्क बिना ऑक्सीजन का इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दिया अमोनिया में, तो इट विल ब्रेक अप इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन हुआ और इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए तो बात वही है, कंबशन ही कराया एक तरह से। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्साइड बनाना है, इलेक्ट्रिक स्पार्क के प्रेजेंस में रेस्पेक्टिव एलिमेंट में डिसोसिएट कर देना गैसियस एलिमेंट में। बता 35, 36 35, 36 हो गया। 37 है, कर रहे हो सॉल्व की ऐसे ही हो गया 36, 37, 38, 38, 39, 39 है। 37 तक की है क्या तुम भी? कौन सा 39? और आगे कुछ की हो? अच्छा आगे तो खत्म ही हो गया। एक्सरसाइज 2 में भी टिक कराए थे, वो करे हो सॉल्व? एक्सरसाइज 2 में करे हो सॉल्व? चलो ये वीडियोमेट्री तो मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा, है कि नहीं? एक्सरसाइज 2 में भी कुछ सवाल हम टिक कराए थे, बताओ कौन कौन सा कराए थे? पहले पेज में क्या कौन सा सवाल दिए थे? पहले पेज में 2 and 2, 5 and 7 बताओ। 2 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 5 हो गया। 7 नहीं हुआ। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड? व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड 0.2801 ग्राम ऑफ विच गेव ऑन कंप्लीट कंबशन इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? अरे तो बहुत सिंपल सा सवाल है। एक CXHY टाइप का कंपाउंड मान ले, ये 0.2801 ग्राम लिया गया और इसका ऑक्सीजन के साथ कंबशन करते हैं तो CO2 और H2O मिलता है। CO2 का मास है 0.9482 और ये 0.1939 ग्राम मिला। तुम्हारा काम है कंपाउंड में मोल्स ऑफ C एंड मोल्स ऑफ H निकालना। जब C के मोल पता चल गए, H के मोल पता चल गए तो दोनों का रेशियो ले लो, मिल गया सिंपल रेशियो। मोल कैसे पता चलेगा? POC, यहां पे कार्बन का मोल और यहां पे कार्बन का मोल, बात बराबर? यस और नो? तो अगर हम बोले कि मोल्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 1 into द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स ऑफ C will be equal to 1 into the moles of CO2, that means 0.9482 divided by 44. ठीक। Similarly, moles of H will be 2 into the moles of water. Moles of H will be 2 into the moles of water. Ultimately 2 into moles of water 0.1939 divided by 18 to 9 times। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, आ गया आंसर। जो उसका मास जो दे रखा है उसका कोई काम ही नहीं है। परसेंटेज ऑफ C और परसेंटेज ऑफ O बोलता तो हम लोग परसेंटेज निकाल देते, लेकिन परसेंटेज क्यों निकालेंगे? मोल निकाले और मोल रेशियो, सिंपल मोल रेशियो है कि नहीं? तो ये ऊपर वाला वैल्यू आएगा 0.9482 डिवाइडेड बाई 44। ओके, इट कम्स 0.02155 और ये वाला वैल्यू जो आ रहा है 0.1939 डिवाइडेड बाई 9 0.0215 ये भी आ रहा है। मतलब कि द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH बराबर हो गया ना? इसके मोल और इसके मोल बराबर, मतलब कि C/H is 1:1, अल्टीमेटली इट इज CH। एम्पिरिकल। और बाई चांस हमको मॉलिक्यूलर वेट अगर दे देता तो हम लोग मॉलिक्यूलर हो सकता है ये बेंजीन हो C6H6, C4H4, बहुत सारे कंपाउंड होते।
जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH होता है। और कौन सा सवाल दिए थे? 7 के बाद कौन सा दिए थे? 10। बताइए 10 हो गया। 10 के बाद 12 बताओ। 12th नहीं हुआ। Exercise 2, question number 12. A 10 gram sample of a mixture of CaCl2 and NaCl. CaCl2 and NaCl. Total कितना है? 10 gram sample mixture was treated with Na2CO3 to prepare. Was treated with Na2CO3 to prepare to precipitate calcium as calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो गया। दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड टू कन्वर्ट ऑल द कैल्शियम इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग हीट कर दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। द फाइनल मास ऑफ CaO इज 1.12 ग्राम। 1.12 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला। कैलकुलेट द परसेंट बाय मास NaCl इन द ओरिजिनल मिक्सचर। NaCl का ओरिजिनल मिक्सचर में परसेंटेज निकालना है। लेट दिस इज x ग्राम, दिस इज 10 माइनस x ग्राम। अब सिंपल सोचो, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सोडियम सॉल्ट दोनों सोडियम सॉल्ट आपस में रिएक्ट करेगा क्या? नहीं, ये इसके साथ ही सिर्फ रिएक्ट कर रहा है। खैर, अगर ये भी नहीं अगर समझ में आ रहा है या नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सिर्फ बोलेंगे यहां का जितना कैल्शियम है वो सारा कैल्शियम यहां आ चुका है, सीधे यहां से यहां, बीच में क्या हो उससे कोई मतलब नहीं। एक ऐसा सवाल किए थे कि 3 लाइन में पॉलीमर बनाए थे, सीधे ऊपर का कार्बन सबसे लास्ट वाले कंपाउंड में POAC लगा दो। POAC ऑन कैल्शियम 1 into the moles of CaCl2 will be equal to 1 into the moles of CaO. Moles of CaCl2 mass upon molecular weight 71 plus 40 111. Moles of CaO 1.12 divided by 40 16 56। तो ये 56 2 times 0.02। तो 10 minus x will be equal to, मल्टीप्लाई कर, ये 2.22। So x will be equal to 10 minus of 2.22, that is 7.7 है। x निकल गया मतलब सीधे NaCl का मास निकला 7.78 upon 10 into 100, that is 77.8% is the answer। बारह के बाद 14। ऑप्शन सी भी सही है। ओके, मोर देन 1। 2 gases, देखने दो, 2 gases A and B which react according with A of A, B of B, C of C. Okay, to give 2 gases C and D are taken. In a eudiometry tube operating at a constant pressure and temperature to cause the above. If on causing the reaction there is no volume change observed, then which of the following statement is correct? So always remember PV is equal to nRT। गैस के लिए इस्तेमाल करते, टेम्परेचर कांस्टेंट बोला, प्रेशर कांस्टेंट बोला, R तो कांस्टेंट है ही, तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स। और सवाल बोल दिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट, अरे वॉल्यूम कांस्टेंट तो मोल भी कांस्टेंट। अगर मोल कांस्टेंट है तो A प्लस B विल बी इक्वल टू C प्लस D। यस और नो? एक मिनट। एवरेज मॉलिक्यूलर मास में इंक्रीज और डिक्रीज इफ आइदर ऑफ A एंड B इज प्रेजेंट इन अ लिमिटेड अमाउंट। एवरेज मोलर मास may increase or decrease if either of A or B। तो टोटल मोल तो कांस्टेंट है, टोटल मोल में तो कोई चेंज नहीं है, तो इंक्रीज डिक्रीज कैसे होगा? मास विल रिमेन कंजर्व्ड।
and total mole is also remaining conserved. So mass upon mole will give you the molecular weight, that will also remain the same. So Bombay answer नहीं है. अब आते कैलकाटा में, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर विल रिमेन सेम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, करेक्ट? If molecular weight of the mixture remains same, then vapor density will also remain same. Total moles of the component of the mixture will not change, will change. गलत. आंसर इज ए एंड सी. और कौन सा दिए थे? 15, 16 बताइए. 15 डाउट है, 16 भी डाउट है. A mixture of C3H8 and O2 having total volume, C3H8 and O2 having a total volume 100 ml was sparked to give CO2 plus of H2O. It is observed that a contraction of 45 ml is observed. What can be the composition of the mixture? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन बाई ऑप्शन है कि नहीं? अगर हम ये मान के चलना है जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उतने ही लिए हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं. Observed that a contraction of 45 ml is observed. Okay. Let this is XML, so this will be 100 minus of XML. So if it is C3H8, so it will form 3CO2, 4H2O, 6 और 4 10, यहाँ पे 5O2. बैलेंस कर लिए फट से. XML, देख कंबशन प्रोसेस तो कंप्लीट होगा. XML 5X के साथ रिएक्ट करेगा. XML 5X के साथ रिएक्ट करेगा और यहां पर कितना देगा? 3X. So if I say what will be the initial volume total? The initial volume total was 100 ml. What is the final volume total? Final volume will be the volume of carbon dioxide, that is 3X. और हो सकता है कि कुछ ऑक्सीजन बच जाए, हो सकता है कुछ ऑक्सीजन बच जाए. यही दो फाइनल वॉल्यूम है. ऑक्सीजन कितना बचेगा? तो 100 माइनस एक्स लिए थे, 5x चला गया, तो कितना बचेगा? 100 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 5x, विच विल बी 100 माइनस ऑफ 6x. फाइनल वॉल्यूम. नाउ इनिशियल माइनस फाइनल, 100 माइनस 3x माइनस 100 प्लस 6x, दैट विल बी इक्वल टू 45. कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है? ये हो गया 3x 45, x आ गया 15, मतलब कि C3H8 15 और ये है 85. आंसर आगरा. पीछे 15 का 2 आंसर है, चेक कर. एक केस हो सकता है कि बचे ही ना, ये तो हम बचा लिए. एक केस हो सकता है बचे ही ना, 100 पूरा खत्म और फाइनली 3x. सो 100 माइनस ऑफ 3x कैन बी इक्वल टू 45. सो 3x विल बी इक्वल टू 55. x कैन बी 55 by 3. कुछ ऐसा है क्या आंसर में? है? समझे नहीं क्या वो? तब तो ऑप्शन बाई ऑप्शन. हम तो यहां पर दो चीज एज्यूम किए. वन एज्यूम्ड वाज कि एंटायर हाइड्रोकार्बन हैज रिएक्टेड, ऑक्सीजन हैज लेफ्ट. तो ऐसा भी हो सकता है कुछ ही ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट
ऑक्सीजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोकार्बन बच गया, ऐसा भी तो केस बन सकता है इसमें। तो बेटर है इसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन जाना। क्लियर है? कर लोगे कि करें? आगे 16 डाउट है? An aqueous solution consisting of 5 molar BaCl2, 5 molar BaCl2, 58.8% W by V percent NaCl, 2 small m 2 molar Na2X has a density 19 gram per ml, wow, 1.949 gram per ml. Mark the option which represent the correct molarity of the specified ion. Assume 100% dissociation of each salt and the molecular mass of X2 minus is 96. सल्फेट है वो, 96 दे दिया मॉलिक्यूलर वेट तो सीधे सल्फेट याद आता है। SO4 2 माइनस लिख ही लेते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। क्या किया जाए अब? लेट 1 लीटर सोल्यूशन, चलो वेरी गुड। 1000 ml सोल्यूशन, तो इसका मास ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू 1949 ग्राम। अब 1 लीटर सोल्यूशन मान लिए तो उसमें 5 मोल BaCl2 और 1 लीटर 1000 में 58.8, 100 ml सोल्यूशन होता तो 58.58 ग्राम होता, लेकिन 1000 ml सोल्यूशन माने तो 588 ग्राम ऑफ NaCl। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लिखे हम? अब आपको चाहिए मोलारिटी का यूज। 1000 ml सोल्यूशन अगर इतना है और 2 मोलल Na2SO4, ये कैपिटल एम है क्या? स्मॉल एम अगर होगा तब तो गड़बड़ है। डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन है यार, नहीं कर सकते, लंबा जाएगा सवाल और कुछ नहीं है। इट इज 2 मोलल विथ रेस्पेक्ट टू Na2SO4। Let Na2SO4 present is X gram. So solvent present will be how much gram बेटा? ऐसे भी तो कर सकते। तो ऑब्वियसली 1949 माइनस 5 मोल BaCl2। अब इसका भी मॉलिक्यूलर वेट कितना है? बेरियम का एटॉमिक वेट कितना होता? बेरियम 127 नहीं है, आयोडीन का है। बेरियम देख रहे 137 है क्या? कितना? 137। हाँ, तो BaCl2 का हो गया 71 प्लस 137, 208 मल्टीप्लाइड बाई 5, 208 मल्टीप्लाइड बाई 5 1040, ये हो गया 1040 ग्राम। तो दिस माइनस 1040 माइनस 588 माइनस ऑफ X कितना आ रहा है?
1040 प्लस 588 और ये माइनस किए हम लोग इसमें 1949 में, तो ये आ जाएगा 321 माइनस ऑफ एक्स, 321 माइनस ऑफ एक्स ग्राम सॉल्वेंट। एक्स ग्राम Na2SO4 माने तो Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 23 टू 46, 46 प्लस 96, 6 12 टू 1 और 9 4 13 14, 142 इतना मोल्स। अब हम मोलालिटी निकालेंगे। 321 माइनस ऑफ एक्स ग्राम सॉल्वेंट के साथ x अपॉन 142 मोल्स ऑफ सल्यूट है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट के साथ कितना होना चाहिए? x अपॉन 142 डिवाइड बाई 321 माइनस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2 मोलल दिया है ना यार। बस यही था मेन कैलकुलेशन इस पूरे सवाल का, उसके आगे अब कुछ नहीं बचा है। ये बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे x का वैल्यू। सो इट इज 1000 x अपॉन 142 इज इक्वल टू 2 to 4 to 3 माइनस ऑफ 2x। सो अल्टीमेटली 142, 1000 अपॉन 142। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम? मैंने मान लिया कि x ग्राम Na2SO4 है सोल्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट निकाला। अब उस x के टर्म में मोलालिटी निकाल रहा हूं, और मोलालिटी को 2 पुट कर दिया। 1000 अपॉन 142 7.04, लेट इट बी 7x प्लस 2x 642, x विल बी इक्वल टू 642 बाई 9, 642 बाई 9 71.33। x का वैल्यू आ गया 71.33, x का वैल्यू आ गया 71.5। और देखो क्या मस्त वैल्यू आया है। 0.33 को हटा दिए, 71 बाई 142 हाफ 0.5 मोल से ये। अब सबकी मोलारिटी बतानी है। मोलारिटी बता लोगे? क्योंकि जो मोल आएगा आयन का वही मोलारिटी होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन तो 1000 मान के ही चल रहे हो। क्लियर एवरीवन? और कौन सा दिए थे? हैं? सारे बने कहां तक? अच्छा पूरा 30 तक, उसके बाद वेरी गुड। 17 18 हो गया पक्का। 19 19 19 20 21 22 उड़ेगा। यस सर, सर को भगा दो। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 अब तो हलवा सवाल है, 26 27 28 29 29 डाउट है। 29 assuming that petrol is isooctane C8H18 and has a density of 0.8 gram per ml, 1.425 liter of petrol on complete combustion will consume oxygen how many liter? C8H18 plus of O2, 8 CO2, 9 H2O liquid, 16 and 9 25, 25 by 2। सीधे सीधे, and has a density इतना 1.425 लीटर। लिक्विड है ये, लिक्विड ये गैस। तो इसका सबसे पहले आप निकालोगे मास कितना? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास। सो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 1425।
तो 8 5 40 04, 8 2 16, 4 20 02, 8 4 32 और 2 34, 4 3 8 1 8 3 11, 1140 ग्राम। इसके मोल्स कितना इस्तेमाल हुए? 1140 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 96 प्लस 18, 8 6 14 4 1 9 10 11 114, that is 10 moles. So 10 mole will require, moles of O2 required will be 25 by 2 into 10, that is 125 moles. क्या आंसर दिया पीछे? ग्राम किलोग्राम में दिया है क्या कि मोल में ही दिया है? 125 मोल्स। ओके, 29 30 हो गया, 27 समझाएंगे। The mass of oxygen that would be required to produce enough CO which reacts completely reduces 1.6 kg the mass of oxygen that would be required to produce enough CO which completely reduces इतना kg of, देखो ध्यान रखना, कहीं से तो ऑक्सीजन आ रहा है, ये ऑक्सीजन और मान ले कार्बन का हम लोग रिएक्शन करा के CO बना रहे हैं, ये CO उतना ही बन रहा है जो कि कंप्लीटली Fe2O3 को रिड्यूस कर दे रहा है। कैसे रिड्यूस करेगा? इसे 2Fe में चेंज कर दिया और 3 1 4 CO2 प्लस CO2 बनेगा। इसको बैलेंस करने का कोशिश कर, 3 1 4, 3 और 1 4, तो यहां पे 2 CO2, सॉरी बैलेंस करो, बैलेंस करो, यहां पे 3 6, तो 3 CO2 एंड 2, ये रिएक्शन हो गया। तो आप क्या करो कि यहां पे 1.6 kg है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स निकल गया, इसके मोल पता चल गए, ऑक्सीजन पे POC लगा देना। और बताइए 29 30, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट? सब तो हो ही गया लगभग, यूडियोमेट्री वाला डिस्कशन बच गया है? बाकी लगभग तो हम लोग सारे सवाल कंप्लीट कर लिए। अब जो हम छोड़वा दिए थे वो ट्राई कर लेना, वो भी डिस्कस कर देंगे हम अगले क्लास में, ठीक है? एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज 1 का 36, वो स्टूडेंट जेंटली ड्रॉप्स an object weighing 15.8 gram into a open vessel that is full of ethanol, so that the volume of the ethanol spill out equal to the volume of the object. The experimenter now finds that the vessel and its content weigh 10.5 gram more than the vessel full of ethanol only. The density of ethanol is this. What is the density of the object? ये तो क्लास 9th का सवाल है, ये 9th का नहीं है क्या? 9th का हो तो जाएगा ही। A student gently drops an object weighing, एक ऑब्जेक्ट है जिसका 15.8 ग्राम उसका वजन है और उसका वॉल्यूम मान ले V, so that the volume कहां पे गिरा? भरे हुए इथेनॉल, पूरा इथेनॉल भरा हुआ एक कंटेनर था, उसके ऊपर गिर गया। द डेंसिटी ऑफ इथेनॉल इज गिवन, डेंसिटी
डेंसिटी अगर सेम रहती है तो सॉल्यूशन का पूरा पार्ट ना मान के थोड़ा सा पार्ट भी तो मान सकते हैं। क्यों? अगर हम इसका 10, ये तो पूरा डिटेल में हम लोग को चेक करना पड़ेगा ना। मान लेते इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम था V2, तो बता इथेनॉल का मास कितना होगा इसमें? इथेनॉल का मास कितना होगा? 0.789 इंटू V1, V2, इतना ग्राम इथेनॉल का मास हो गया, और वेसल का मास तो M है। खैर, टोटल मास शुरू में कितना है? 0.789 V2 प्लस M, ये शुरू का मास है। ये जैसे ही इसके अंदर आया, इतना वॉल्यूम इथेनॉल बाहर चला गया। कितना वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल बाहर गया? 0.789 V1, इतना ग्राम इथेनॉल बाहर, क्योंकि ये V1 जा रहा है अंदर। जितना गया है अंदर उतना ही इथेनॉल बाहर निकला होगा। तो V1 अगर अंदर गया है तो V1 ml इथेनॉल बाहर निकल चुका है। कितना मास निकला इथेनॉल का बाहर? कितना मास निकला इथेनॉल का बाहर? नाउ व्हाट इज द टोटल मास? नाउ व्हाट इज द टोटल मास? इट विल बी द मास ऑफ वेसल प्लस मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट 15.8 प्लस mass of the ethanol left. How much mass of ethanol will be left? How much mass ethanol will be left? V2 minus V1 into 0.789, इतना mass of ethanol left. अब कह रहा है कि the content weight 10.5 gram more. So this is equal to 0.789 V2 प्लस M प्लस 10.5। समझ में आया इक्वेशन? क्या लिखे समझ में आया? तो अल्टीमेटली ये और ये कट जाएगा, M और M भी कट गया बेटा। V1 सीधे निकलेगा, और V1 निकल गया, मास और V1 डेंसिटी सीधे पता चल गया। चलो, we'll continue in the next class.